बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज का जो सेशन है वो हम हमेशा एक मिथ पकड़ते हैं, एक सोशल टैबू पकड़ते हैं, एक रिलीजियस टैबू पकड़ते हैं और उसकी गिरें खोलते हैं। उसके बाद एक नया आइडिया कोशिश करते हैं। नया आइडिया तो नहीं, दुनिया में हर बात जो सी है वो पुरानी बात है, सिर्फ समझने का वक्त होता है और यहाँ जो सा ना वो बात का भी वक्त होता है। तो वो वक्त और बात दोनों चीज़ें मिलती हैं, हम कहते हैं कमाल बात हो गई, हालांकि वो कुदरत ने पहले से चीज़ें रखी होती हैं। आज का जो सेशन है वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, वो कह रहे थे लंबा पैंडा होना चाहिए। मैंने लंबा रास्ता लिखा था और इसके पीछे भी कोई हिकमत थी छोटी सी। लंबा रास्ता दरअसल एक फ़िलासफ़ी है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आप में से किसी को ये तजर्बा हो, शायद आज भी हुआ हो, कि आप ये ढूंढ रहे हो जगह और आपको कुछ लोगों से पूछना पड़ा हो, आप तलाश करते करते पहुँचे हैं। ज़िंदगी में आप देखिए, जब भी हमें किसी चीज़ का रास्ता ना पता हो तो हमें एक तकलीफ़ उठाना पड़ती है। वो तकलीफ़ ही होती है कि हम मुमकिन है कि हमें ला इल्मी की वजह से जो रास्ता तय करना पड़े, वो मुमकिन है कि वो मंजिल की तरफ ना जा रहा हो, और वो रास्ता जो सा थोड़ा सा हमारा लंबा रास्ता हो जाए, हम पहुंच जाएं, थोड़ी सी वक्त ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा से हमारे वसाइल एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है। ऐसा मुमकिन है कि हमारा जो सा वो टाइम के साथ साथ, हमारी एनर्जी के साथ साथ हमारे इमोशंस जो उनसे हैं वो भी डैमेज हुए हों, हमारी एक तवक्का, एक उम्मीद लगी हो, वो डैमेज हुई हो। ये बड़ा कॉमन सा है ज़िंदगी में। आप किसी भी चीज़ के बारे में एक गुमान करते हैं कि मेरी तैयारी मुकम्मल है, मैंने टॉप कर जाना है। आप पेपर देते हैं, नीचे से टॉप हो जाता है, पता लगता है कि जो मेरी तवक्का थी वो कुछ और थी, लेकिन टॉप जो सा फिर वो कोई और कर गया। अब ये एक बार नहीं होता जी, ये बड़ी दफ़ा लाइफ में होता है कि हम लोग ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा प्लान करते हैं, बेशुमार चीज़ें प्लान करते हैं और वो प्लानिंग और सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। और वो धरी की धरी रहने की वजह से नुकसान ही होता है कि जो सारे का सारा हमारा सफ़र है वो ख़राब हो जाता है जी। और सफ़र ख़राब होने की वजह से हमें अंदाज़ा होता है कि जनाब ये हमने जितनी एनर्जी, जितने वसाइल लगा दिए हैं, वो सारे के सारे एनर्जी और वसाइल जो उनसे हैं वो गलत लगा दिए हैं। हमने ज़्यादा कीमत अदा कर दी है, हमने ज़्यादा पे कर दिया है, हमने हर वो चीज़ जो पे की है वो बहुत ज़्यादा थी उससे। ये आप अगर अपने बचपन से देखें तो आप में से हर कोई अपने किसी न किसी खिलौने के टूटने पे रोया होएगा। आप एक अपनी बचपन की ज़िद याद करें, आपने पूरी एनर्जी लगा दी थी अपने वाले साहब को मनवाने के लिए कि ये मुझे चाहिए और मुझे चाहिए और आज ही चाहिए। आपने पूरी एनर्जी लगा के वो चीज़ हासिल की। वक्त के साथ देखिए वो तमाम ख्वाहिशें जो पूरी हुई, आपको पता लगा कि यार ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने नहीं मांगी थी। यानी जितनी मैंने प्राइस पे की, जितना मैं रोया, जितने मैंने आंसू बहाए, जितनी मैंने लेटनियाँ ली, जितने मैंने जो उनसे ना वो बलिदा, एक वर्ड है, इस पर भी आपने रिसर्च करनी है, बलिदना क्या होता है। दुनिया में सिर्फ एक मखलूक है, वो बलिदती है, बलिदने का वर्ड है उसके साथ। ये आपने रिसर्च करनी है जाके, ये किस मखलूक के लिए बलिदने का वर्ड बना हुआ है। और मैंने इतनी ज़िद्दें की, इतनी एफर्ट की, उसके बाद आखिरकार मेरी वो ज़िद पूरी हुई। लेकिन इतनी एफर्ट तो नहीं मुझे करनी चाहिए थी। पता लगा जनाब कि वो जो मैंने इतनी एफर्ट की थी, एक लंबा रास्ता लिया था छोटी सी चीज़ के लिए। और ये इंसान अपने बचपन से शुरू कर देता है। इंसान बड़ी चीज़ों के लिए बड़े बड़े लंबे रास्ते तय करता है। मतलब मैंने देखा जो लोग अपनी जवानी में इश्क फरमाते हैं, वैसे तो कहीं बड़े होकर भी फरमाते हैं, जो बड़े हैं वो बुरा नाम मनाएं जी, फरमाएं, मेरी तरफ से फरमाएं, मेरा क्या जाता तो लेकिन इंटरेस्टिंग देखें, लोगों को मैंने ऐसे ऐसे पापड़ बेलते देखा है, लोगों को ऐसी ऐसी तकलीफ उठाते देखा है, लोगों को ऐसे ऐसे मैंने मसाइल का शिकार देखा है, लोगों को ऐसे ऐसे गंभीर मसलों का शिकार देखा है। और इतनी तगोदो, इतनी एफर्ट, इतना घूमने, इतना तिगनी का नाचने के बाद पता लगता है कि जो अचीवमेंट हुई है वो अचीवमेंट सबको हो जाती है। और वो क्या, वो शादी। मतलब पता लगता है बंदे ने कुम को फतह करने जितनी एफर्ट की है, ठीक है जी, या बंदे ने जो उनसे जी एफर्ट क्या की है, एफर्ट इस लेवल की है कि शायद रंजीत सिंह भी हैरान हो जाए कि उसने भी पंजाब को फतह करने के लिए इतनी एफर्ट नहीं की थी। सारी मुग़ल सल्तनत हैरान हो जाए कि यार ये अजीब बंदा है, हमने बाबर ने इतने हमले किए, आखिरकार पूरी एम्पायर बनाई, ये एक लड़की के लिए इतनी एफर्ट क्यों कर रहा है। तो बंदे को ये एहसास कुछ सालों बाद जाके होता है कि यार वाकई वैसे बात तो कासिम साहब की सही थी, मैंने बड़ी ज़्यादा एफर्ट करके फिर जो चीज़ मैंने हासिल की वो उस इतनी कीमत की चीज़ नहीं थी, या इतनी वैल्यू भी नहीं थी। यानी मैंने बड़ा लंबा रास्ता लिया और बड़े लंबे रास्ते के बाद कोई पास बड़ी चीज़ उठाई। ये बड़ा एक खौफनाक अमल है कि आप अपने साथ वाले घर जाना हो, पूरा इलाका फिर के आप साथ वाले घर फिर पहुँचे। आप मेरी बात नहीं समझे कि आपने बड़ा फासला तय किया है, पता लगा जी बंदा थक गया है, हाम गया है और तोबा तोबा हो गई है जी, और सारे कवा जवाब दे गए हैं, सारा पोटेंशियल ख़त्म हो गया है, आधी ज़िंदगी ज़ाया हो गई है। लेकिन जो हासिल हुआ है तो पता लगा यार जो चीज़ हासिल हुई है वो इतनी वैल्यू की नहीं थी, इतनी कीमती नहीं थी। बड़े लोगों को मैंने देखा है, बड़ा एक मारूफ जुमला है जो कोट किया जाता है कि बड़े लोग अपने पैसा बनाने के लिए सेहत गवा देते हैं।
लंबा पैंडा, लंबा रास्ता, उसके बाद सेहत ख़राब हुई होती है, फिर पैसे को इस्तेमाल करते हैं सेहत को वापस लाने के लिए, और अक्सर सेहत वापस नहीं आती। पता लगा कि जिस चीज़ के लिए इतनी एफर्ट हमने की वो इतनी भी कीमती नहीं थी जितना हमने उसके लिए एनर्जी लगा दी। ये आपको मामला ज़िंदगी के हर शोबे में मिलेगा। लोग एक लंबा रास्ता लेते हैं, एक बड़ी प्राइस पे करते हैं, और उस चीज़ की इतनी प्राइस नहीं होती। यही वजह आप किसी को भी पुराना वक्त याद करें वो शर्मिंदा सा हो जाता है, कहते हैं यार ये वैसे ना ही मेरे साथ बात करो इस मौजू पे। आप कहते हैं नहीं, तुम पता है तुम क्या करते रहे अकेडमी में, तुम क्या करते रहे स्कूल में। कहता है ना मुझे शर्म आती है, ये ना बताओ, सब कुछ बताओ लेकिन ये ना बताओ। वजह क्या है? वो दरअसल उसने इतनी कीमत अदा की होती है, उसने इतने इतने लंबे पैंडे तय किए होते हैं। मेरा आज का सेशन इस हवाले से है कि हमें ज़िंदगी में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तय करना चाहिए कि लंबा पैंडा बंदा किस चीज़ के लिए तय कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इतनी तगोदो जो कर रहे हैं, इतना सफ़र जो तय कर रहे हैं किसी भी हवाले से, वाकई सोचो तो क्या उतनी कीमत और उतने वसाइल और उतना वक्त देना चाहिए कि नहीं। यानी मिसाल लीजिएगा कि जिस चीज़ को आप अपनी जान के बलबोते पे जाके हासिल कर रहे हैं, ऐन मुमकिन है किसी को वैसे मिली हो। एक बड़ा मारूफ सा लतीफ़ा सुनाया जाता है। वो लतीफ़ा ये सुनाया जाता है कि एक रिसर्चर साइकोलॉजी का पागल खाने पहुंच जाता है और वो देखता है कि एक पागल जोन सा है वो जंगले जोन से उनको वो खींच रहा है, टकरे मार रहा है दीवार के साथ, लैला लैला कर रहा है। तो वो जो डॉक्टर होता है उससे पूछता है कि इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका मेंटल इलनेस का क्या वजह है। उसने कहा जी इसको इश्क हो गया था और लैला से हुआ था, लैला इसको मिली नहीं है, उसके बाद ये पागल हो गया। वो बड़ा फ़ौरन डायरी में लिखता है कि दुनिया में लैला के ना मिलने की वजह से भी बंदा पागल हो जाता है। वो थोड़ा सा आगे जाता है तो एक और शख्स को देखता है, वो भी यही हरकत कर रहा होता है, सुलाखें जो उनसे उनको टकरे मार रहा होता है और सुलाखें खींच रहा होता है, कपड़े फाड़ रहा होता है, लैला लैला कर रहा था। कहता है ये भी लैला का आशिक है। कहता है नहीं, इसकी शादी जो उनसी लैला से हो गई थी तो ये भी पागल हो गए। तो वो अपनी डायरी में लिखता है कि कई लोग ना मिलने की वजह से पागल हो गए और कई लोग मिलने की वजह से पागल हो गए। नतीजा ये कि हम जिस चीज़ के लिए इतनी तगोदो कर रहे होते हैं, मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। हम पैसा कमाते हैं इसलिए कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए। अक्सर पैसा आ जाता है, सुकून नहीं आता जी। मैंने यकीन करे बड़े बड़े लोगों को देखा है, आज भी जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की बड़ी रेशो रिच लोगों की है या फिर थोड़े अवेयर लोगों की है, जो जानते हैं कि यार ये मसला जो उनसा है मेडिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, हमें अपने बेटे या बेटी या अम्मी को चेक करवाना चाहिए। ज़्यादातर रेशो जो उनसी है वो थोड़ा वेल ऑफ क्लास मिलेगी आपको। वजह क्या है? और वजह ये है कि उन्होंने जिस चीज़ के लिए इतनी कीमतें अदा की है ना, वो इतनी कीमत की नहीं थी। बस थोड़ी सी मिसाल में आप एक लंबी और बड़ी जंग लड़ो और कहीं बाद में जाके पता लगे इस जंग के लिए मैंने जितने पापड़ बेले, जितनी तकलीफ उठाई है, जितना कत्लो गारत किया है, उस लेवल की जंग नहीं थी। अब छोटी सी मिसाल लीजिए, आपको आम गली मोहल्लों में छोटी सी जंग पे गन निकलती नजर आएगी। ये चंद दिन पहले का वाकया आपने देखा होगा कि जनाब गाड़ी का बम्पर टकराया, किसी बात पे जो शरीफ बच्चा जो सा जनाब उसको कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया, मारा गया। ये आपको ये कॉमन ट्रेंड मिलेगा सोसाइटी में। वजह क्या? लोग लंबे पैंडे के आदी हो चुके हैं। यहां तक थोड़ा सा मैंने इसको पार्क कर दिया कंसेप्ट को, थोड़ा सा थीम समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा एक पीर साहब के पास बैठा हुआ जी, ये दूसरा एक कंसेप्ट शुरू होने लगा जी। पीर साहब के पास बैठा हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि जी आपके पास ये मोहतरमा जो आई है, इसका मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। वो हंस पड़े आगे से, कहते जी क्या मसला था? मैंने कहा जी इसका मसला जो सा था, इसको एक माइल्ड स्ट्रेस है, और माइल्ड जो स्ट्रेस है वो उस माइल्ड स्ट्रेस की वजह से इसको इनोसोमिया हो गया, नींद उड़ गई है। तो आप इसको इतना एक तगोदो वाला प्रोसेस बता रहे हैं कि तू पूरा दिन ये कर, फिर रात को एक टांग पे खड़े होकर तूने ये इतनी बार पढ़नी है, और उसके बाद कहीं जाके जो सा ना ये तेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा जी आपने इतना इसको घुमाया क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। कहते यार मुझे तो पहले उन्होंने शाबाश दी, ज़बरदस्ती, आप समझ गए कि मैंने इसको घुमाया, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, नहीं तो आमतौर पे लोग नहीं समझते। मैं क्या घुमाया क्यों? कहते अगर इसको मैं डायरेक्ट मसला हल कर दूंगा ना, इसको समझ नहीं आना, ये वैल्यू नहीं देगी। मैंने कहा क्या किया? कहते मैंने इसको लंबा रास्ता दिया जान के, ताकि इसको कदर हो। आप किसी को भी घुमा के बता दें कि तुमने इस दवाई को शुमाल की तरफ मुंह करके, जनूब की तरफ कमर करके, दोनों हाथ हवा में खड़े करके किसी को कहना चमची मेरे मुंह में डाल दो, और वो डाल दे, तुम्हें आराम आ जाएगा। ठीक है जी, चांद की इतनी रात हो, ठीक है जी, और साथ ही जो सा वो जैसे पहले रात की जो से ना परिंदे की आवाज़ आपको कहीं से आ जाए, बेशक वो महल्ले के किसी बंदे ने खंकार ही की हो, तो आपने मान जाना है कि जनाब इस वक्त वो जो सा ना मैंने वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। आप किसी को भी किसी लंबे रास्ते में डाल दें, वो लंबे रास्ते में खुश बड़ा होगा। ये हमारी सोसाइटी का मिजाज है। आप किसी को भी
मैं छोटी सी मिसाल दूँ, दुनिया में बेशुमार ऐसी बीमारियाँ हैं जो बीमारी के सिम्टम्स और साइंस बड़े खौफनाक हैं, लेकिन अक्सर वो छोटी सी वजह से होती है। मसलन विटामिन बी की कमी, आप कभी दुकान से रुपए की विटामिन बी खरीदिए, काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको कहे ना ये रुपए के से तेरा मसला हल हो सकता है, वो कहेगा नहीं 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 ये डॉक्टर नहीं सही, मुझे ऐसा डॉक्टर चाहिए जो कहे कि नहीं इस विटामिन बी की कमी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें ऑपरेशन चाहिए, हमें कोई मुश्किल सा अमल चाहिए, हमें मुश्किल सा चिल्ला चाहिए, हमें कोई लंबा पैंडा चाहिए। मैं ये आज के सेशन में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए ज़िंदगी में लंबे पैंडों से बचें। हम इस लंबे पैंडे के चक्कर में फिर हाईजैक होने लग पड़ते हैं, जैसे पीर साहब ने हाईजैक उस औरत को कर दिया। ऐसे ज़िंदगी में बेशुमार लोग हमें मिलते हैं जो क्या करते हैं, और इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा ढूंढ लीजिए जिससे 1000 सजदे ना करने पड़े। ये है लंबे पैंडे से बचने का रास्ता, कि आपने एक सजदा ऐसा ढूंढ लिया कि यार मैं 100,000 सजदे से बेहतर है एक सजदा ऐसा करूं कि जो इंसान वो कम से कम मेरी मेहनत ठिकाने लग जाए। इस तरह ज़िंदगी में बड़े लोग जो उनसे हैं, बड़ा फिर लंबा पैंडा तय करते हैं, बड़ी बड़ी कीमत अदा करके हज जुमरे करते हैं, बड़ी बड़ी तगदों के बाद दोबारा हज करते हैं। शुक्र आप कानून बन चुके हैं कुछ ऐसे जिसमें रिपीट नहीं हो सकता। आप माजी में जाएं जब कवानीन नहीं थे, हर साल एक हज होता था और हर साल एक उम्रा होता था। ऐसे ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो हर साल ऐसा काम कर लेते हैं। अच्छा, उसके पीछे एक सेटिस्फेक्शन जुड़ी होती है कि ये मैं इतना लंबा पैंडा तय कर रहा हूँ, इतने लोगों को पता लग गया, इतने लोगों को मुझे अलविदा कहना पड़ा, इतने लोगों को रिसीव करना पड़ा, इतने लोगों को आबे जमजम लोकल पानी मिला के बांटना पड़ा, इतनी खजूरें मैं लाया था 200 खजूरें इधर से खरीदनी पड़ी हैं, पैकेट बना के शालमी से तस्बीहें खरीदनी पड़ी हैं, शालमी की टोपियाँ खरीदनी पड़ी, उसके बाद मैंने सबको बांटी हैं, सब ने कहा जी बड़ी मुबारक हो आपको। वो जो लंबा सा पैंडा है, कभी आप टटोल के देखें, बड़े लोग, सारे नहीं मैं कह रहा, बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मकबूल हज जिंदगी में नहीं किया। वो क्या है? अपनी माँ को मुस्कुरा के नहीं देखा, अपने वालिद को मुस्कुरा के नहीं देखा, उनकी सेवा ही कोई नहीं की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप मौजूद सहाबियों में आप कह रहे हैं खाक में मिले उसका सर, खाक में मिले उसकी नाक। 2-3 बार जब ये कहा तो सहाबियों ने कहा या रसूलल्लाह किसकी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया जिसने वालिदैन को बूढ़ा देखा और जन्नत हासिल ना की। यानी कि गारंटी कि बुढ़ापा देखा है, उनकी सेवा करके जन्नत बना ली अपनी। और बदबख्ती उसके लिए, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जिसने क्या देखा है जी? जिसने वालिदैन को बूढ़ा देखा है लेकिन उनकी खिदमत नहीं की। अब जरा ध्यान से सुने, यह है आसान काम, मेरे हिसाब से बड़ा आसान काम। आप हज के लवाजमात देखें, मेरा ख्याल है उसकी तैयारी कितने दिन पहले करनी पड़ती है। फिर अब तो अनाउंस कल ही हो गया जी, कुर्रा निकला करेगा, पहले आइए पहले पाइए, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद एक शॉपिंग करनी है, फिर उसके बाद सबसे जाके माफ़ी मांगनी है, फिर उसके बाद उधर पहुंचना है हज टर्मिनल पे, फिर एक प्रोसेस है, फिर वो उधर पहुंचना है, फिर उधर से रिसीव होना है, फिर एक गिला करना है होटल सही नहीं मिला, फिर करते करते 2 माह गुजरने हैं, फिर वो एक शदीद तगोदो के बाद। और एक इतने लंबे पैंडे से भी पहले एक चीज़ मौजूद है, वो क्या है? पेरेंट्स। उसकी तरफ बंदा ध्यान तो दे कभी। लेकिन फिर वही औरत वाला मसला और पीर साहब वाला मसला, हम आदी हो चुके हैं किस चीज़ के जी? लंबे पैंडे के। हमारा दिल करता है कि ऑपरेशन करे, हमारा दिल करता है कि जुकाम का भी ऑपरेशन कराएं। हम अक्सर अपनी डिस्क्रिप्शन का बता रहे होते हैं डॉक्टर को जाके कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बड़ी दर्द होती है। डॉक्टर कहता है पेट इधर होता है जी, ये टांग होती है जी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बड़ी खौफनाक होती है। हमारा दिल करता है कि दुनिया का कोई मसला उसका एक ऑपरेशन होना चाहिए, उसमें जो इंसान तकलीफ होनी चाहिए, उसमें कोई लंबा पैंडा होना चाहिए। ये लंबे पैंडे से आज़ाद हो जाए ज़िंदगी में। लिस्ट बनाएं ऐसी चीज़ों की, आज ही लिस्ट बनाएं वो तमाम चीज़ें जिसके लिए आप लंबा पैंडा काट रहे हैं। सवाल अपने आप से पूछें, क्या लंबा पैंडा काटना बनता है? क्या इतनी तगदो बनती है? क्या इतनी तवानाई लगानी चाहिए? क्या इतना वक्त लगाना चाहिए? क्या मुझे अपना आप इतना काट के देना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपना वक्त जब दे रहे होते हैं काट के, तो हम अपना आप दे रहे होते हैं। हम वो वक्त देते हैं जो वापस नहीं आना। आप कभी गौर कीजिए, आप किसी भी चीज़ को, और मैं आपको एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एक नुकता बताने लगा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जब भी मैच्योरिटी आएगी ना आप में, तो आपको ये एहसास पड़ जाएगा मैंने वक्त ज़ाया किया। दिस इज द क्लियर सिम्टम, ये इतना क्लियर साइन है। जब और उससे अगली स्टेज तकलीफ होने लग पड़ी है ना, अगर आपको यार ये मेरा वक्त का ज़िया था, तो मैं कहता हूँ आप दुनिया के खुशबख्त इंसान है। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी की कदर मुनासिब उम्र में दे दी, क्योंकि ये एहसास अक्सर का बुढ़ापे में होता है। तब होता है जब ख़त्म होने को होता है। बकौल वासिफ अली वासिफ के, गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को होती है। अगर आपकी अभी खुलने लग पड़ी है, खुशकिस्मत है कि आप बच गए। किससे बच गए जी? आप लंबे पैंडे से बच गए।
अब ये चीज़ तय करने के बाद कि लंबा पैंडा या लंबा रास्ता जो सा है वो ज़िंदगी में वहाँ काटना जहाँ काटना बनता है। तय करें कि अपने एनर्जी वसाइल कहाँ कहाँ काम में लाने हैं। तय करें कि मेरा करियर क्या है, तय करें कि मेरा फ्यूचर क्या है, तय करें मेरा विजन क्या है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जिस बंदे को ये क्लैरिटी होती है ना मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, उसके लिए फैसले करने बड़े आसान हो जाते हैं। एक पंजाबी में एक बड़ा अजीब सा जुमला बोला जाता है, जिन्हें लाया गली मैं ओदे नाल ही चली। बड़ी फिलॉसफी है, अखान इसको कहते हैं ना पंजाबी में। अखान आपको दुनिया की जिन लैंग्वेजेस में अखाने मिलती है पंजाबी उसमें से शामिल है। पंजाबी की जुबान में अखाने हैं। अखान होता है एक ऐसा जुमला जो पूरी बड़ी फिलॉसफी को बयान कर देता है। एक बड़ी सी फिलॉसफी को आसान सी जुबान में बयान करने वाले जुमले को कहते हैं अखान। ठीक है जी। और ये जुमला है जी कि जिन्हें लाया गली में ओदे नाली चली। ये जिंदगी में ये तय करें कि मैंने ये नहीं करना, और ये बड़े लोग कर रहे हैं। किस तरह? घर से निकले इस्लामाबाद के लिए, शाहदरा क्रॉस नहीं किया, एक बंदे ने कहा जी तू सियालकोट वेख्या? कहता मैं नहीं वेख्या। कहता इकबाल दा शहर है शाहीना दा, चल तेन उत्थे लैके जाई। अब वो भूल गए कि इस्लामाबाद जाना था। वो जनाब वो दोपहर तक जो सा वो सियालकोट पहुंच गए, वो जाके इकबाल का घर देखा, वो जनाब उसके बाद फातिहा पढ़ी, सारे काम कुम करके उन्हें याद है वो हो इस्लामाबाद जाना था। फिर दोबारा सफ़र शुरू किया। वो किसी ने जाके जनाब वो गुजरात के पास का, यार तो इतने भांडे खरीदे ने, वो बजाय कि इस्लामाबाद जाते वो बर्तन की शॉपिंग करने लग पड़े। आगे गए तो जनाब जेलम की सैर ट्यूलिप पे बैठ के उन्होंने कहा यार इधर से बारबेक्यू खाना चाहिए, और पता लगा जिंदगी तमाम हो गई और अपनी मंजिल पे हम पहुंच ही नहीं सके, शाम हो गई। बड़े लोगों के साथ ये होता है कि वो लंबे पैंडे में पड़ जाते हैं, वो इन चीज़ों में एनर्जी लगा देते हैं जिन चीज़ों से कोई वाज़िया तौर पे हासिल नहीं। वो दुनिया का हासिल हो या आखिरत का हासिल हो, वो कहीं ना कहीं कोई एडिशन जो उनसी है, उसकी बजाय वक्त को ज़ाया करने वाला दरअसल ज़िंदगी को ज़ाया कर रहा है। वक्त को बर्बाद करने वाला माजरत के साथ अपने वसाइल और अपने आप को बर्बाद कर रहा है। ये तय कर लेना कि मैंने करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ये जल्द अज जल्द तय करें कि मुझे असल में करना क्या है। आपके फैसलों में आसानी हो जाएगी, बड़ा आसान है। आप जो लेने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, आने वाली चीज़ को देखेंगे मैच होती है कि नहीं होती। आप फैसला एक सेकंड के अंदर करेंगे। मेरे जो करीबी दोस्त हैं, जो थोड़ा सा मेरे चीज़ों को देख रहे होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस और बाकी, वो कहते हैं यार आप ठग फैसला करते हैं, ये नहीं करना, ये ट्रेनिंग नहीं करनी, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं लेना, ये कंसाइनमेंट ना कर दो। मैं कहा यार उसका बड़ा आसान सा जवाब, मुझे पता मैंने करना क्या है। जब इंसान को पता होता है, ये जुमला अब ज़रा नाम होगा जुमला है, जुमला क्या है? जब इंसान को पता होता है कि मैंने करना क्या है, तो बड़े वो काम जो नहीं करने वाले वो नहीं करता। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि क्योंकि लोगों को पता नहीं होता करना क्या है, इसलिए हर वो काम कर गुजरते हैं जो करने वाला नहीं होता। आप दुनिया में कई लोग देखेंगे उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, उतना चाहिए नहीं था, कहीं जो आगे पता लगा फिर वो उस्ताद का जुमला कि कंजूस किसी के माल की हिफाजत करते हुए मर जाता है। किसी का माल जमा होता गया, पहाड़ लग गए। काम किसके आ रहा है? नाअहल औलाद के, दूसरों के, भतीजों भांजों के। पता लगा जनाब बाबा जी ना गोली नहीं कोई सही खा सके दवाई की, कहते थे अल्लाह आप इनाम दे देगा, तो इलाज करा लो। कहते नहीं पैसे लग जाते। रोटी क्यों नहीं खाते जी? हमेशा दूसरों की तरफ से क्यों खाते हैं? कहते नहीं पैसे नहीं आती रोटी, तो पैसे नहीं खर्चने चाहिए। ठीक है जी। सवारी क्यों नहीं रखी, हमेशा लिफ्ट क्यों मांगते हो जी? मिलेंगे ना आपको, आप हैरान होंगे। वो कहेगा जी वो सवारी बड़ी बुरी चीज़ होती थी, पेट्रोल लगता है उस पर। बंदा पूछेगा यार ये जो सा वो ये क्या कर रहा है? पता लगा जिस चीज़ के लिए लंबा पैंडा तय कर रहा है वो चीज़ रहनी नहीं है, साथ जानी कोई नहीं है। कि बंदा कफन के टाइम 2 जेबें लगा ले कि यार थोड़ा सा पैसे साथ ही में ले जाओ। वो अलेक्जेंडर दुनिया फतह करने के बाद सिकंदर आजम, उसने कहा यार मेरे कफन से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। क्यों निकाल देना? ताकि सारी दुनिया को पता लग जाए कि दुनिया को फतह करने वाला भी जब दुनिया से जाता है खाली हाथ जाता है, कुछ लेकर नहीं जाता। तो खुदारा ज़िंदगी में लंबे पैंडे छोड़ दें, तय करें। हर बंदे ने कई कमेटियाँ डाली होती हैं, अपनी ज़िंदगी में कमेटियों की लिस्ट निकालें। कमेटियाँ कौन सी? जिस पे हम चुप चुप करके मेहनत करते जा रहे होते हैं। पढ़ाई की कमेटी, नौकरी की कमेटी एक कमेटी है, बिजनेस की कमेटी एक कमेटी है, रिलेशनशिप भी कमेटी है कि नहीं? हम कहते हैं जी तोड़ निभ जाए, यार चलता जाए, है कि नहीं है जी? और उसके बाद जनाब हमारे रिलेशंस की कमेटी, उसके बाद हमारी सोशलाइजेशन की कमेटी, उसके बाद हमारी मेहनत की कमेटी है। बंदा आराम से तिनका इकट्ठा कर रहा है, किसी वक्त काम आएगा। आज से तय करें कि वो कमेटियाँ ठीक हैं जिसमें हम तकलीफ तो उठा रहे हैं लेकिन वाज़िया हमें पता हम जा किधर रहे हैं। ऐसी अनकॉन्शियसली एफर्ट, ऐसी बेवजह सी एफर्ट, ऐसे ही ला हासिल सी एफर्ट
एक ऐसी एफर्ट जिसका अंजाम नहीं पता ना खुदा, उसे हाथ उठा ले। ठीक है जी। मैं कहता हूँ एक जुमला बड़ा फिर अहम बोलने लगा हूँ, आपकी मेहनत से अगर किसी को भी फायदा हो रहा है बड़ी अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन आपकी मेहनत से अगर किसी को भी फायदा नहीं हो रहा, आपको तो हो ही नहीं रहा, किसी को भी नहीं हो रहा, और एक बेमकसद और गैर वाज़ेह एफर्ट है, तो मेहरबानी करके जो सा मेहरबानी करें उससे पीछे हट जाएं, ताकि कम से कम ये ज़िंदगी में ज़रूर हो कि चीज़ें जो सी हैं वो नज़र आएँ कि आप कर क्या रहे हैं। अगला एक बड़ा हमने सेल्फ हेल्पिंग की इंपॉर्टेंट टेक्निक पढ़ी। वो टेक्निक ये थी, वैन डब्ल्यू डायर की बुक में भी गालिबन है, स्टीफन आर कोवे भी कहीं कोट करता है। वो कुछ इस तरह से है, वो कहता है जी रात जब सोने लगे ना तो देखें कि आज मैंने अपने मकसद से जुड़े हुए कितने काम किए, आज मैंने अपने गोल से जुड़े हुए कितने काम किए, आज मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी ऐसे चीज़ें की हैं जो अल्टीमेट मेरे ज़िंदगी के अहदाफ और टारगेट्स के साथ मिलते हैं। अगर आप ये तय कर लेते हैं ना कि जो आज मैंने ये 5 काम किए हैं, तो मैं यकीन से कहता हूँ इंसान कभी तैयारी की हो तो एक चैप्टर बंदा तैयार करना, बंदा कहता है एक और कर लो, एक और कर लो, 11 पूरे हो जाएंगे, कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। आप अगर आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका कल भी दिल करेगा, आपको होगा कि रात को जवाब मैंने देना है। किसको? अपने आप को। क्या जवाब देना है कि आज मैंने अपने मकसद से जुड़े हुए कितने काम किए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ लंबे पैंडे से बच जाएंगे, लंबे रास्ते से बच जाएंगे। आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपके वसाइल काम में और ठिकाने में लाना पड़ेंगे। आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो बड़ी उम्र में गिला करते नजर आते हैं, कहते जी मेरी उम्र देखें यार, बेकार उम्र थी, पता ही नहीं लगा जनाब, इतनी उम्र गुजर गई, कुछ नहीं कर सका। आप समझें लंबे पैंडे के मुसाफिर, इन्होंने लंबा पैंडा लिया, किया कुछ नहीं है, इन्होंने तय ही नहीं किया। ये वाहिद डील है जिंदगी जिसमें टाइम पे तय करना पड़ता है चाहते क्या हो जिंदगी से। सेल्फ हेल्प में ये भी एक टेक्निक शायद याद आए किसी को, मेरे लेक्चर्स में है, लाइफ इज इक्वल टू व्हाट। सोचे तो सही, तय तो करें ना इस जिंदगी के बराबर क्या लिखना चाह रहे हैं, और अगर अब तय कर लें तो भाई अगली जिंदगी बड़ी आसान है। अगर आप तय नहीं करेंगे अगली जिंदगी बड़ी मुश्किल। फिर इंसान को वो मिलता है जो वो चाहता नहीं है। वक्त पे बंदा सोच ले चाहता क्या है तो बचत है, वक्त पे बंदा ना सोचे तो फिर वो मिलता है जो बंदा चाहता नहीं। फिर बंदा गिला करता है जी इस उम्र में मेरे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है, मेरे बच्चे गुस्ताख क्यों हैं। पता लगा आप जवानी च बड़े गुस्ताख से, और कुदरत ने उस लंबे पैंडे का रखा हुआ था संभाल के कहीं, उसने अजर क्या दिया, उसने कहा लै बेटा जी तू कमेटी शुरू की थी से निकलने लगी। बंदा कहता यार मेरे बुढ़ापे मुझे पानी भी नहीं पूछ रहे, है ना। एक वो कहानी बनी कि जनाब वो एक शख्स था, एक ही लड़का था, एक ही माँ का बच्चा था, बड़ी मेहनत से उसने पाला, और बड़ी मेहनत से पालने के बाद जब वो जवान हो गया माँ ने उसकी शादी कर दी। औरत बड़ी अजीब सी आई, औरत ने क्या किया कि औरत ने जनाब कहा कि यार ये तेरी माँ का जो खांसना है मुझे अच्छा नहीं लगता, ये रात को मैं सोई होती हूँ ये खांसती है और इसकी आवाज़ खांसने की जोन सी है मुझे तंग करती, मेहरबानी करके इसको ओल्ड होम में दाखिल करवा। तो उसने जनाब वो थोड़ी बहुत एफर्ट करके समझाने की कोशिश की उसे, और बीवी को समझ नहीं आई, आखिरकार बीवी की माननी पड़ी, वो माँ को किसी ओल्ड होम छोड़ा है। ओल्ड होम छोड़ने के बाद कुछ अरसा गुजर गया, 1 साल को तकरीबन अरसा गुजरा, एक कॉल आ गई ओल्ड होम से, उन्होंने कहा जी आपकी वालदा का आखिरी टाइम है, आप मिल लें, उनकी रिक्वेस्ट है कि मेरा बेटा मुझे एक दफ़ा मिल ले। वो गया तो आखिरी सांस माँ ले रही थी, उसने उसे कहा कि माँ कोई तेरी माफ़ी मुझे देनी, मैंने गलतियाँ बड़ी की। उसने कहा नहीं बेटा माफ़ी ठीक, मैं जा रही हूँ, एक काम कर। क्या काम? उसने कहा ये ओल्ड होम है इसमें पंखे नहीं लगे हुए, मेहरबानी करी इधर पंखे तो लगवा। उसने कहा माँ तो कितनी अजीम औरत, तुझे कितना एहसास है दूसरों का। उसने कहा बेटा मुझे दूसरों का एहसास नहीं, मुझे तेरा एहसास है, कभी तूने भी इधर आना है, कब से कब तक पंखे तो लगे होना, तो जो तूने मेरे साथ किया है वो कभी वापस भी तो आना है। ये तो नहीं कि मेरे पे एंड हो रही है स्टोरी तो उसके बाद शुरू होती है। ज़िंदगी में तय करें कि जिन चीज़ों के लिए आप बड़े जुनून और बड़े एफर्ट के साथ तगोदो कर रहे हैं, क्या जहाँ पर हक बनता है वहाँ कर रहे हैं? अक्सर का जवाब ना आएगा। उसकी वजह क्या? तय नहीं किया, तय नहीं किया कि मेरी असल ज़िंदगी मेरी वो ज़िंदगी है जो वालिदैन से जुड़ी हुई है, असल ज़िंदगी वो है जिन जो रिश्तों से जुड़ी हुई है, असल ज़िंदगी मेरे करियर के साथ जुड़ी है, असल ज़िंदगी मेरे विजन के साथ जुड़ी है, असल ज़िंदगी मेरे इस मकसद के साथ जुड़ी है, मैं दुनिया में आया क्यों। अंदाज़ा कीजिएगा, वेल डोरेंट जोन्स है बड़ा शानदार एक लिखने वाला भी है और मुहक्किक भी है और हिस्टोरियन भी है। इंसानी नफ्सियात को और इंसानी जो अतवार हैं एंथ्रोपोलॉजी के, उस पर बड़ा अच्छे उसकी कमांड है, बड़ी शानदार उसकी किताब है व्हाट इज़ लाइफ के नाम से भी। व्हाट इज़ लाइफ जब उसने लिखी तो उसने दुनिया के 100 बड़े इंसानों को ख़त लिखे, ज़िंदगी क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। कईयों के जवाब ही नहीं आए, कहीं इतने मसरूफ़ थे उन्होंने माजरत कर ली कि जी मैं गांधी को खत लिखा, शायद उसने जवाब नहीं दिया, किसी को खत लिखा उसने जवाब दे दिया, उसने सब कुछ शामिल किया अपनी किताब में, वेल डोरेंट की किताब में। और वो कहते हैं यार देखो इस 7 अरब को ये पता ही नहीं है ज़िंदगी क्या है, कितना बड़ा आलमी है,
उसने जेल के कैदी को भी भेजा, व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? कहता है आज़ादी का नाम जिंदगी है। जो ना चीज़ हो वो जिंदगी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला बता रहा हूँ। जब तक छिने ना बंदे को जिंदगी की समझ नहीं आती। वो एक फिर मेरी वो किसी सेशन में मेरी कहानी वो, लेकिन दोबारा फिर मैं कोट करूँ लंबे पैंडे की वजह से। वो एक शख्स के पास दुनिया का कीमती हीरा था, कोहिनूर। वो होने के बावजूद उदास, गमगीन, बड़ा पशेमान सा। किसी ने कहा कि जंगल में एक बाबा बैठता है, बाबे को जाके मिलो, उसके पास खुशी का राज है। उसने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त है जी। वो खुशी का राज लेने के लिए वो जंगल के बाबे के पास पहुंच गया। बाबे के पास गया तो बाबे ने कहा कि जी बात ये बेटा, तेरे पास क्या क्या है? उसने कहा मेरे पास माल, पैसा, दौलत और दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर भी। उसने कहा अच्छा वो तेरे पास? मेरे पास। कहते काम कर वो लेकर आ, मैं तुझे खुशी का राज बता देता हूँ। वो घर गया जनाब, महंगा तरीन हीरा उठा के लेकर आ गया। वो जो बाबा चड्डी बुनियान में बैठा था उसने वो हीरा पकड़ा, दौड़ लगा दी। अब एक बिल्कुल एक जौक लगता है कि कहाँ वो बाबा सूफी जिसके पास खुशी का राज था और कहाँ वो दौड़। अब चड्डी वाला बाबा आगे आगे, पीछे से बंदा भाग रहा है, ये मेरा हीरा। वो कहते हैं बाबे का स्टैमिना अच्छा था, वो 2-3 दिन भगाता रहा उसको, भागते भागते आखिरकार वो दरख्त पे चढ़ गया 3 दिन बाद। इसकी जुबान बाहर, बुरे हाल, सांस उखड़ रहा। ऐसे रिक्वेस्ट की यार बड़ी हो, मेहरबानी कर मेरा हीरा मुझे। उसने कैच कराया, पकड़ा और पकड़ के ऐसे करके उसको खुश हो। उनको खुश हुआ है ना? खुश हो। कहता बेटा जब तक छीने ना बंदा खुश ही नहीं होता। इंसान सेहत छिने तो सेहत की कदर आती है। भाई घूम जाए ना, 2 दिन बाद मिले, मतलब चुम चुम के परेशान हो तो कितने चला गया? वो छत पे जो बहुत है। कई लोग बच्चे लड़के अपनी कदर दिलाने के लिए ना ये पुलिस को जाके कंप्लेन करें मेरा भाई घूम गया, वो फौरन पर्चा नहीं काटेंगे, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्हें पता है वो कहते किस उम्र का? 16 साल। ओह अच्छा, वो लगता है उसने नया नया इश्क फरमाया, उसकी शादी नहीं वहाँ कर रहे थे। उसने अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए क्या किया कि वो 2 दिन के लिए उकड़े चला गया या कहीं जाके छुप गया किसी रिश्तेदार के, ताकि आपको जरा एहसास हो। और वाकई 2 दिन के बाद जो सा वो डिस्कवर हो जाता है कि पता लगा बेड के नीचे घुसा हुआ था, वहीं पर वो बंद छंद खाता रहा 2 दिन। तो नतीजा पता लगा इंसान जब तक छिने ना कदर नहीं देता। फिर छिनने के वक्त पता लगता है यार मैंने कितने लंबे पैंडे फजूल तय किए थे, काश वो मैं ना करता, काश अपनी मतवानाई को ज़ाया ना करता, काश मैं अपने वक्त को ज़ाया ना करता। तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है, जिसको मैं काश कह रहा हूँ, काश दुनिया की बड़ी सज़ा है जी, अल्लाह आपको इस सज़ा से बचाए। इस सज़ा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, टाइम पे तय कर लें कि लंबा पैंडा तय करना है तो किसके लिए करना है। ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज़ ये भी सेट करें कि बड़ी तगोदो किसके लिए करनी, बड़ा सफ़र किसके लिए करना। कहीं बड़ी आला सी तोप से छोटी सी मक्खी ना मारिएगा, ये बड़ा जुल्म है। आप पूरे टैलेंटेड जीनियस इंसान हो, ज़िंदगी ज़ाया हो जाए, पता लगा यार क्या क्लास का इंसान था, वेस्ट हो गया। मिलते नहीं कहीं पुराने क्लास वाले, यार ये टॉपर होता था, यार ये फेलियर कैसे इसको मिल गया, पता लगा तय ही नहीं किया, बड़े लंबे पैंडे पड़ गए, लेकिन ये तय ही नहीं किया कि ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। जब आप ज़िंदगी से चाहते क्या हैं का फैसला कर लेते हैं ना, तो यकीन कीजिएगा आपके सफ़र, मुसाफत, और आप बाकायदा तौर पे मुसाफिर बन के ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके बड़े खेचल कम हो जाती है, आपके बड़े मसले कम हो जाते हैं, आप थोड़ा फ्रेशली फील करते हैं, आपके फियर्स कम हो जाते हैं। आपको पता है कि जो मेरा वक्त है, जो मैं बेहतरीन कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, इसी का मैं जवाब दूँ। आपको पशेमानी और पछतावा नहीं हो रहा। जिंदगी की डेफिनेशन कुछ और है। जिंदगी की सबसे आला डेफिनेशन ये है कि जिंदगी का जवाज ढूंढ लें आप। जब जवाज़े हस्ती पास हो ना, तो आप फिर जिंदगी को भले से गुजार लेते हो। मुश्किल बात तो नहीं मैंने की। मसलन मेरे पास चीज़ मौजूद है, मेरे पास मेरा मोबाइल है और मुझे उसके सारे ऐप्स का ही नहीं पता, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसको जेब में डालने का नाम मोबाइल है, इसकी टून का नाम। बंदा शुरू में नहीं सिर्फ टून ही सेट करता था। मुझे याद है पुराने जब नए नए आने शुरू हुए ना, तो बंदा कहता था यार ये देखो इसके ऊपर जो सा ना बंदे की तस्वीर आ जाती है जब बेल बोलती है, या यार ये देखो मैंने गाना लगा दिया इसमें, या इस तरह के उसके साथ पंगे देख के। पता लगा जब मोबाइल बेचने लगा ना, पता लगा 200 ऐप्स से वो खोले नहीं है। जिंदगी की ट्रेजेडी भी मिलती जुलती है। जिंदगी जब जाने लगती है तो पता लगता है कितने ऐप्स हमने देखे को नहीं है। अल्लाह ने क्या कुछ विच्चे ही झेड़े विच्चे खेड़े। इकबाल कहता है अपने मन में डूब के पा जा सुराग है जिंदगी। जिंदगी का सुराग अपने अंदर से ढूंढना पड़ता है, इसका जवाब कहीं बाहर से नहीं मिलता। मेरा ख्याल है इसका जवाब में उस्ताद मावन ज़रूर है, मुर्शद मावन ज़रूर है, मुरब्बी मावन ज़रूर है, रहबर मावन ज़रूर है, टीचर मेंटोर मावन ज़रूर है, लेकिन एंड नहीं है, इज़ नॉट द एंड। आपको जवाब अंदर से मिलता है। हेल्प हो सकती है, कंसेप्चुअल हेल्प हो सकती है, चीज़ों में सपोर्ट हो सकती है, किसी का जुमला, किसी का इल्म आपको रास्ता बताने और समझाने में आसान हो सकता है,
लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जवाब अंदर से मिलता, और जवाब सुनने के लिए हमतन गोश रेडी रहे। मेरा मशवरा, ये खबर नहीं है कब मालिक जोन सा है अंदर से ख्याल की शक्ल में बोल पड़े कि यार तुझे मैंने इसलिए भेजा, तू किधर जा रहा है। एक बड़ी मज़ेदार बात, ये दुनिया के हर बड़े बंदे के साथ ऐसी हुआ, ये जो मैंने फेनोमेना बताया ना, वो ऐसे ही है। कोई कहाँ गर्क हो रहा है और क्या शेर लिख रहा है, वो कहता है मेरी पुरानी शायरी को चलाओ यार, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। पता लग गया कि मेरा जवाज़े हस्ती क्या है। जवाज़े हस्ती मिल जाए ना तो फिर ज़िंदगी उस दिन से शुरू। काउंसलिंग हम करते हैं, एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड मैं बताऊँ, कोई बड़ा ट्रैप बंदा है ना, बड़ा फंसा बंदा, उसको पल्ले बैठ जाए ना, याद रखिएगा आंसू वाहिद चीज़ है जो लामत है बंदा सच्चा है, मसला बड़ा सच्चा है। उसको पल्ले बैठ जाए तब भी आंसू है, बंदा सच्चा है। हल बताया है फिर रो पड़ा है, बंदा सच्चा है। हल बताने के बाद उसको हम एक बात कहते हैं, बीइंग अ गुड काउंसलर। ये सूफी कहेगा आपको जुमला, बाबा कहेगा आमतौर पर, वो कहेगा बेटा ज़िंदगी आज से शुरू हुई है, पीछे छोड़ दो जो भी। ज़िंदगी उस दिन का नाम है जिस दिन ज़िंदगी का एहसास आया कि ये ज़िंदगी है कि नहीं है। उससे पहले ज़िंदगी नहीं थी, बस दिन थे, साल थे। असल ज़िंदगी का वो लम्हा है जिस दिन एहसास आया यार क्या बात है, क्या ज़िंदगी है। जैसे उसको वो हीरा कैच करके पता लगा यार बड़ी शुक्र है मिल गया। आपको जिस दिन एहसास आता है ना, उस दिन समझ लें आपने जवाज़े हस्ती ढूंढ लिया। फिर आप फिर चीज़ों को करीब करीब जाने लग पड़ते हो, आपकी मंजिल सामने नजर आने लग पड़ती है। आप छोटा सा काम करते हो लेकिन म्यारी करते हो। आप कम से कम दावा तो नहीं, लेकिन ये कम से कम कहने के लायक हो जाते हो कि मालिक मेरी बेशुमार कुताही, लेकिन ये काम ऐसा है मैं तेरे लिए कर टोटली, मुझे उसमें कोई गर्ज नहीं है, तू राजी है तो मैं राजी। जिस दिन आपने कोई काम ढूंढ लिया ना इंपॉर्टेंट, सेथ गॉर्डन को पढ़ा आप में से किसी ने? रिकमेंडेशन है, पढ़िए सेथ गॉर्डन। आज की थ्योरीज में बड़ा नाम है सेथ गॉर्डन। सेथ गॉर्डन कहता है जो बंदा अपना बेस्ट टैलेंट, बेस्ट पोटेंशियल फ्री नहीं दे सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बेस्ट टैलेंट, बेस्ट पोटेंशियल बिल्कुल फ्री नहीं ना दे सकता, तरक्की नहीं कर सकता। आज से अपना बेस्ट टैलेंट ढूंढो और अल्लाह से दुआ करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, ये प्लीज, और ये अल्लाह फौरन दुआ सुनता है, मेरा इस पे ईमान है, अल्लाह ये दुआ फौरन सुन लेता है। वो दुआ क्या है कि मेरे मालिक मेरे पोटेंशियल को अपने काम पे लगा, मेरी सलाहियत को अपने काम पे लगा, मेरे दिन पूरे होते जा रहे हैं, मुझे किसी काम पे लगा, मेरा बोलना, मेरी एनर्जी, मेरी जेब, मेरे वसाइल ठिकाने लगने चाहिए। सिर्फ ज़िंदगी पूरी हो गई तो ये ज़िंदगी थोड़ी है। अगर ज़िंदगी किसी के काम आए तो ज़िंदगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक मैच्योरिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ज़िंदगियों की इज्जत करने लग पड़ो। आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ज़िंदगियों में ज़िंदगी डालने लग पड़ो। आप अपने साथ ज़िंदगी जितनी जुड़ी हुई है उनको शऊर देने लग पड़ो, फहम देने लग पड़ो। आप उनके वेल विशर बन जाओ। आपकी इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का मकसद इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता कि बंदा नुकसानदेह नहीं रहा और फ़ायदामंद हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बंदा नुकसान पहुँचाना बंद करके फ़ायदा देना शुरू हो गया ना, मकसद हयात की तरफ चला गया। वो फिर साइंटिस्ट है तो डिस्कवरी करके देगा, टीचर है तो टीच करके देगा, इन्वेंटर है तो इन्वेंट करके देगा, राइटर है तो कलम उठा के राइटिंग के ज़रिए देगा, फिर उसका जो फ़न है उसके ज़रिए वो इस्लाह माशरा करेगा। दो सवाल है जी, दो सवाल। एक सवाल है जी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मकसद क्या है या हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है या जवाज़े हस्ती क्या है। अच्छा याद रखिएगा, जिस मालिक ने आपकी तख्लीक की है ना, उस मालिक ने आपके मकसद की भी तख्लीक की है, और वो मालिक आसानियों की भी तख्लीक कर रहा है। फ्लो ज़रा देखिएगा जुमले का। जिस मालिक ने आपकी तख्लीक की है उसने आपके जवाज़े हस्ती की भी तख्लीक की है। उसने जवाज़े हस्ती के साथ साथ उस जवाज़े हस्ती के लिए आसानियों को भी तख्लीक किया। कुदरत इतनी मेहरबान है, कुदरत आपको किसी न किसी की ज़ुबान से बोलती नज़र आती है। कहीं ख्याल डाल देगी, कहीं किताब वो खुल जाएगी, कहीं रेडियो गलती से वो लग जाएगा, कहीं हादसा ऐसा हो जाएगा, कहीं समझा कोई किसी को रहा होगा लेकिन आपके लिए होगा। कई दफ़ा आप कहीं पहुंच जाएंगे और आप हैरान होंगे यार ये आज तो बात मेरे साथ हो रही थी, कुदरत ने कहीं से निकाल के आपको वहाँ भेज दिया। कुदरत आपको बताना चाह रही थी कि यार ये तू ज़्यादा ही कर रहा है, कुछ इतना तेरा करना नहीं बनता, अपना आप ज़ाया ना कर, ठीक है। ये जो इकबाल का मैं छोटा सा वो आशिक और दीवाना हूँ, इकबाल की फ़िलासफ़ी में इकबाल फ़िलासफ़ीज़ को जनरेट भी करता है, फिर फ़िलासफ़ीज़ को नाम भी देता है। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की है, मुश्किल सी बात की है। और
इकबाल की फिलॉसफी में एक टर्मिनोलॉजी है एहसासे ज़िया। अल्लाह बिट क्या बात है, दे के एहसासे ज़िया तेरा लहू गरमा दे, है ना, समथिंग इस तरह जी। अब वो जो एहसासे ज़िया है ना, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये एहसास के ज़ाया हो रहा हो, ठीक है कि नहीं, मैं डूब रहा हूँ, मेरा वक्त ज़ाया जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, या मैं वो काम की तकमील के बगैर जा रहा हूँ जिसके लिए आया हूँ। और ये खोखलापन बड़ी बड़ी उम्र में होता है। बड़ी बड़ी उम्र में लोगों को देखा, 90 साल की उम्र में जाके लोगों के इंटरव्यू लोगों ने लिए, क्या है जी, खोखलापन है। क्या खोखलापन है? वो कहते हैं खला है, वो नहीं ढूंढ पाए जिसके लिए आए थे। अच्छा, ढूंढ नहीं पाए, कुदरत जगह जगह बोलती रही, इशारे देती रही। अल्केमिस्ट अगर पढ़ा हो तो ओमन्स की बात वो करता है, ओमन्स दिए, इशारे दिए, कुदरत इशारों से बोली, सितारों से बोली। बंदा हैरान होता है, यार आज मुझे रोना क्यों आ रहा है। कभी कभी इंसान होता है, बंदा कहता है यार ये बेवजह शानदार रोना आ रहा है। ये बड़ा जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, शानदार रोना होता है दिल से रोना, यार मेरे पास कोई वजह भी नहीं है। बंदा कहता है यार ये ना दुआ मांगने का टाइम है। याद रखिए, बेसबब बेवजह रोना है ना आइडियल है, इसका मतलब है मालिक ने आपको याद किया है, मेरे बंदे मांग तू मुझसे। तो अब बंदे के मुंह से दुआ ही ऐसी निकल जाती है, जवाज़े हस्ती बन जाती है। जैसे मैंने आज कहा, ये दुआ ज़रूर मांगे कि मेरे मालिक मुझे इस्तेमाल, मैं तेरी मखलूक के काम हूँ। कोई असाइनमेंट दे, हमेशा मालिक के पास बंदा जा कहता है जी मेरा काम कर दे, क्या मालिक मेरा रिश्ता नहीं होता फिर, ठीक है, मालिक काका नहीं हो रहा है कि रिश्ता हो जाए तो अगला मालिक और काके चाहिए। लोगों को दुआएं मैंने मांगते देखे, अच्छा काका हो, काके का रिश्ता नहीं मिला, फिर वही दादे परदादे ही करते आ रहे। एक है मालिक के पास आप पहुंचे, आपने कहा मैं खादिम, हाथ मांग, हुक्म फरमाया, ये बड़ी बात है, छोटा दर्जा है, आम दर्जा नहीं है। 7 अरब में चंद लोगों को ये दर्जा मिलता है। क्या दर्जा? कि वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं, मालिक तेरे पास तो लोग काम बढ़े, मैं हूं तो नहीं काबिल, मेरी आज़ी देख के अगर मैं अपना कोई वजन करूं और अपना हिसाब देखूं तो मैं रली कितने तेरी सना, ठीक है कि नहीं। तो वो फिर अर्जी पेश करते हैं, मालिक मेहरबानी कर को काम ले हमसे। लंबे पैंडे का अंदाज़ा आपको पैंडे में ही फील होने लग पड़ता है। अच्छा, वो बाज़ का होता है नसीतों का होना, नहीं, आपको फीलिंग आती है जैसे बंदा कर भी गलत रहा है और चल भी रहा है, बंदे को पता है कि हासिल कुछ भी नहीं है, बंदा करता भी जा रहा है। ये जो तज़ब्ज़ुब की हालत है ना, इसके मैं बड़ा खिलाफ हूँ। मतलब यहाँ बंदा मोम हो या संग हो जाए, एक हो, क्लैरिटी हो कि जो मैं कर रहा हूँ ना, कहना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है गलती भी पूरी क्लैरिटी से ही होनी चाहिए। ये जो डाउटेड सिचुएशन है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो लंबे पैंडा वो बोलने लग पड़ता है। अच्छा, इस तरह पैंडे के साथी बोलने लग पड़ते हैं, वो फील कराते हैं कि तुम गलत साथ में हो, ये गलत रास्ते पे हो। आपको जगह जगह साइंस आते हैं, वो जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं, आपको फील करवाते हैं, चीज़ों में से आवाज़ें आती हैं, आप हैरान होते हो, यार ये सारी चीज़ें कह रही हैं तुम लंबा पैंडे पे हो, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। बंदा अपने रास्ते पे और अपनी मंजिल पे जितना कशा जाता है ना, जितना आसानी से जाता है, आप सोच नहीं सकते। उसमें सबसे अच्छी जो कैफियत होती है वो सरशारी की कैफियत होती है, ब्लिस। यू फील दैट, यार कोई थकावट नहीं है, आप खुशी खुशी जा रहे हो, मज़े से जा रहे हो, आप कह रहे हो कमाल है, इसकी पीक पे मैंने जाना। आपको जो फटीक पड़ती है ना, खुशी से लेते हो, आप कहते हो मुझे पता है ये आज की तकलीफ कल की राहत बन जाती, ठीक है कि लंबे पैंडे में बंदा रोता भी है, खजल भी होता है, चलता भी है। इसमें बंदा चलता है, गिरता है, उठता है, फिर खुशी से चलता है, ठीक है कि नहीं। खुदा करे ये जख्म दूर ही ना हो कभी, बड़ा मज़ा है कलेजे पे तीर खाने में, समथिंग है ना जी। ऐसे वो वाहिद रास्ता है जिसमें दिल टूटता है तो खुशी होती है। आप कहते हो यार क्या जाता है, मुझे पता है एंड पे मैंने फिल्म के हीरो का सबसे बड़ा कमाल बताऊं क्या, एंड पे जीत जाता है। यह मर भी जाए ना, आप उसके साथ हमदर्दी शामिल करते हैं, क्या हुआ किरण कह के मर गया ना, आप क्यों गया यार, बड़ा अच्छा बंदा था यार, मर गया बेचारा है कि नहीं। आप पूरी हमदर्दी, विलन बड़ा कमाल का होता है, ऐसा कमाल एक्ट करता है, आपका दिल करता है कि जो पास पड़ी ईंट है मैं टीवी को मार है कि नहीं है। पूरे जबरदस्त जोन सा नहीं, आप अपने इमोशन जोड़ लेते हैं, नफरत के इमोशन ले, एक बंदा है जो नफरत के इमोशन ले लेता है, जाती जिंदगी में बेचारा भला मानसा होता है। आप जितने हीरोइन है ना, विलन्स हैं, लोकल विलन्स को मिले जाके, बेचारे बड़े शरीफ बेगमों से कुट खाते फिरते नजर आते, और फिल्म में विलन होते हैं जनाब, ऐसा गुंडासा पकड़ा होता है, बड़क लगा के कहते हैं छड्डांगा नहीं, हालांकि कुछ भी नहीं छोड़ सकते वो पूरे हाल में बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारे होते हैं, कि नहीं है जी। अक्सर पुराने, मुझे बड़ा किसी ने शानदार बात बताई कि 80s में जो ड्रामे जिनमें
उस ज़माने में बड़ी कोई कमाई नहीं थी मीडिया से, अब तो मीडिया से अर्निंग बड़ी अच्छी होती। तो मुझे एक दोस्त बता रहा है कि एक बड़े मारूफ एक्टर हैं जो ड्रामा में नज़र आते थे, डेली चौधरी बन के ऐसे उन्होंने उनका जो पग का कुल्ला था ऐसे खड़ा हुआ और उन्होंने जो खुस्सा पहना वो आगे से टर्न हुआ है और अपने एक मज़ारे को ना पाँव से ठोकर मार के कहते हैं दफ़ा हो जा। और रोज़ टीवी स्टेशन के बाहर, स्टूडियो के बाहर वो वैगन के इंतज़ार में खड़े होते थे, लिफ्टें मांग रहे होते थे। अब कैरेक्टर जो उनसा है वो विलन का है, असल में वो है ही कोई नहीं, वो बेचारा बड़ा शदीद हमदर्दी के लायक इंसान। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी चीज़, ये बंदे को ये वाज़ह करना होता है जी कि जो उनसा है कहाँ से आवाज़ क्या आ रही है, क्या चीज़ क्या बोल रही है, क्या चीज़ क्या समझाना चाह रही है, क्या चीज़ इनडायरेक्ट लेकिन डायरेक्ट बात कर रही है, किस चीज़ से क्या चीज़ जुड़ी हुई है। कंफर्म है, किताब ऐसी मिल जाती है, जगह ऐसी मिल जाती, संगत ऐसी मिल जाती, दोस्त ऐसे मिल जाते, दुश्मन ऐसे मिल जाते। कहीं ना वो दुश्मन बड़े पते की बात कर जाता है, वो ऐसी शानदार बिस्ती करता है, बंदा अकेले बैठ के था सही कह रहा था बंदा कहता है यार है बंदा बड़ा जलील है, बड़ा घटिया बंदा है, लेकिन बात बड़ी आला इसने की है यार, जो इसने मुझे असल शक्ल दिखाई है ना, मुझे इस पे काम करना चाहिए। और बंदा अंदर ही अंदर किसी वक्त में खुश भी होता है, कहता है शुक्र है टाइम पे इसने मेरी बिस्ती कर दी, नहीं तो बड़ों ने करनी थी मेरी। ये टाइम पे जो हो जाना है ना, ये बड़ी खुशकिस्मती होती है, ये आपको टाइम पे किसी ने सही कर दिया, ठीक है जी। और कुदरत जो सी ऐसे पेचकस इस्तेमाल करती रहती शुरू में, ये ट्यूनिंग श्यूनिंग हो जाए यार, लंबा सफ़र है, ज़िंदगी बड़ी वैसी बड़ी मुश्किल है, ठीक है। हाँ एक है जी लंबा रास्ता, एक ऐसा लंबा रास्ता है, एक दो ऐसे भी रास्ते हैं जिसके मैं हक में हूँ यार। ऐसे बेगर्ज रिलेशन जिसके बारे में हुक्म है कि इनकी खिदमत करो, वालदैन हो और दोस्त। वासिफ अली वासिफ से दोस्त के साथ सिर्फ एक ही सलूक रवा है, वो वफा है, इसके अलावा कोई दो सलूक ही नहीं बनता। वफा का मतलब क्या है, उसकी बेवफाई है और तुम्हारी वफा है कि नहीं। हम उससे उम्मीद करते हैं कि मेरी वफा है, इसकी भी वफा हो, नहीं, उसकी नलायकी तुम्हारी लायकी होनी चाहिए की जाती है उससे, तो उसके साथ चलना एन बड़ी बात है जी, ठीक है कि नहीं। और हमारे यहाँ मसला क्या है, हम जिंदगी में चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, जब वो नहीं मिलती हम कहते हैं किसी को भी ना मिले, हम कहते हैं इसकी टांग भी टूटनी चाहिए। ये बड़ा खौफनाक रवैया, ये सच्ची दोस्ती नहीं है। सच्ची दोस्ती में दोस्त की खुशी आपकी खुशी होती है, दोस्त का गम आपका गम होता है। और जब बंदा सच्चा दोस्त नहीं होता ना, तो खुदा ना खासा जिंदगी में कहीं उसको तकलीफ पहुंचती है, बंदा खुश हो रहा होता है, बंदा कहता देखिया साढ़े नाल नहीं ना लाई होना है, देखो की होया। ये एक सही दोस्ती नहीं। तो लंबा पैंडा अपनों के लिए काट लेना चाहिए, एक हक में हो गया। दूसरा, लंबा पैंडा रब के लिए काटना चाहिए। लंबा पैंडा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फायज हसन सियाल का जुमला। फायज सियाल सब कहते हैं कि दुनिया का सबसे तवील सफर खुद शनासी का सफर है, उसके लिए लंबा पैंडा जायज है। जैसे जैसे मैं अपनी जात में उतरा, हैरान हो गया, रब्बा तेरी कारखाना है, तू की बनाया मैंने, क्या से क्या मुझे बना दिया, है कि नहीं है जी। कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने आप को जब डिस्कवर करूंगा। बड़ी मजे की बात बताऊं, बंदा टॉप की डिस्कवरी पे जाए ना, जवाब खत्म, बोलना बंद हो जाता है। आप किसी टॉप के नज़ारे को देख लेना, आप कहेंगे अगर मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी ना, नज़ारा कुछ और है, मैं बता ही नहीं पाऊंगा। आप अपने आप को डिस्कवर करने के बाद आपको पता लगता है यार मैं कख भी नहीं, मैं ऐसे ही भागता फिर रहा हूँ, फिर ये औकात ही कोई नहीं है, मैं बड़ा बन रहा हूँ लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो ना हो तो मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। जो बड़े बड़े बनने वाले आए चले गए। इसलिए मेरे हिसाब से 3 पैंडे ठीक है, ये जायज़ है, जिसमें आप ऐसे जो हकूक से जुड़े और जिनके साथ बनती है, और दूसरे वो जो रब के साथ वो मखलूक की खैर हो, तो थोड़ी सी किसी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, बेगर्ज उठा लिया करो, उसके लिए लंबा पैंडा काट लिया करो। और तीसरा जौन सा, वो अपनी ज़ात का सफ़र, अपनी शनासाई, और वो बड़ी अच्छी बात। लेकिन वैसे जौन सा ना भाई, मेहरबानी करो लंबे पैंडे से बचो। मोहतरमा आपका सवाल ये है कि सबका मकसद एक हो जाए तो क्या सब लंबे पैंडे से बच सकते हैं? ये सवाल बुनियादी जो है ना इंसानी नफ्सियात के ख़िलाफ़ है। हम सब एक है नहीं, हम सब की नफ्सियात मुख्तलिफ हैं, हम सब की चाहतें मुख्तलिफ हैं, हम सब की तलाश मुख्तलिफ है, हम सब के रस्ते मुख्तलिफ हैं, हम सब के अंदाज़ मुख्तलिफ है, हम सब के मिजाज मुख्तलिफ है, हम सब की साइकोलॉजी और हम सब का बैकग्राउंड भी मुख्तलिफ है, हम सब की इंस्पायरेशन मुख्तलिफ है। अब ज़िंदगी में कभी देखिए, हम हर बंदा हर चीज़ से इंस्पायर नहीं होता। एक बहुत इंस्पायर होता है, दूसरा कहता है कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इसलिए सबका मकसद एक हो नहीं सकता, सबकी चॉइस एक हो नहीं सकती। एक शर्ट का कलर है जो कोई भी नहीं खरीदता, एक खरीद के खुश होता है कि नहीं है? सारे हैरान होते हैं यार ये कलर तो कोई भी नहीं पहनता, वो कहता है जी नहीं 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 नहीं, ये ना पहना तो ईद ही नहीं होनी, ये 25 दिसंबर ही नहीं गुजरेगी मेरी।
वो जनाब पूरा रेड पहन के चमके मारने वाला जो सा वो शर्ट पहन के जनाब है ना जी, और एक ऐसा लिबास है जनाब जो बंदा कहे यार मैं ना कभी पहनूं, एक पहन लेता है। एक ऐसी चॉइस है, एक ऐसी चीज़ है जो बंदा कभी नहीं खा सकता, एक बंदा कहता है मैं खा के देख, मेरी चॉइस है जी, मैं खुद खाऊँ, मुझे पसंद है। इसलिए सबका एक नहीं हो सकता जी। घर में 6 अफराद हैं, 6 के 6 मुख्तलिफ हैं। ये जो जिसे कहते हैं ना वैरायटी है, ये हुस्न है, ये फड्डा नहीं है, यही तो हुस्न है। हुस्न क्या है? इतनी वैरायटी में मखलूक है, ऐसे ऐसे कमाल शाहकार लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे कमाल ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं। जब आप समझ जाए ना तो फिर आप कहते हो यार ये पूरा कारखाना, क्योंकि एक ने तो चलाना नहीं है, सबके दम से सब हैं तो हम हैं, हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सोसाइटी का एक करैक्टर निकाल के देखें कभी। ले जी आप अगले 1 महीने की हड़ताल ले लें कि कोई हेयर ड्रेसर नाई जोन सा है वो नहीं होगा, उसका एहतजाज 1 महीने का हम पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। यकीन करें लग पता जाएगा। आप एक प्रोफेशन आउट कर दें, आप एक फील्ड आउट कर दें, आप एक बंदा आउट कर दें, पूरा निज़ाम रुक जाता है। ये सब अपनी अपनी विल और अपने अपने इरादे पे, देखिए कि नहीं। और कौन किसी का इस दुनिया में किसने प्रीत निभाई, अपनी ज़ात में गुम है सारे, क्या पर्वत क्या राई। पहाड़ भी अपनी ज़ात में गुम है, इतना सा जर्रा जो रूही का वो भी अपनी ज़ात में गुम है। हर चीज़ अपनी असाइनमेंट पे। मक्खी देखें कितना बड़ा काम कर रही होती है, तंग कर रही होती है, उसका काम है कि नहीं। कितनी बिजी लाइक बी, हमने मुहावरा बना दिया उसके लिए, यार ये बंदा बड़ा मसरूफ है, बिजी लाइक बी है, कुछ नहीं कर रहा और मसरूफ है ना, बड़ी दुनिया। तो ये दुनिया का एक एक चीज़ जो सी है ना, वो अपने वजूद का बता रही है कि मैं हूँ। आप भी ज़रा अपने वजूद को ढूंढिए ना कि आपका वजूद क्यों है, उसके होने का जवाज़ क्या है, क्या वजह थी आखिर भेजना ज़रूरी था, और क्या वजह वापस बुलाना भी ज़रूरी है। ये तकमील का ना होना ही हमें लगा रहने देता है। जिसको ये एहसास हो जाए ना हो गया है, वो फारिग हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यानी ये कमी कि अभी भी कुछ बाकी है, स्टोरी अभी भी बाकी है, या अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी अगर ये एहसास तो मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। अगर बड़ा कुछ करके ये लगता है ना यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रियली बता रहा हूँ, आप बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं। इसका मतलब अल्लाह ने बड़ा काम लेना आपसे, कि बड़ा कुछ करके आपको अभी लग ही नहीं रहा मैंने कुछ किया है कि नहीं है। बड़े इल्म के बाद आपको ला इल्मी मिल गई है, आपको पता यार मेरे मन तो पता ही कुछ नहीं आ रही। ये एहसास इल्म की अलामत है। तो एक तो तकमील नहीं होती, दूसरा बट साहब देखिए सारी जिंदगी सिर्फ गोल ही तो नहीं ना होना, कुछ करना भी तो है ना। यानी एक ही प्रोसेस से बार बार गुजरते रहना हमाकत है, तकमील की सफर नहीं है। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, कितनी बार गुजरता है, फिर उसी प्रोसेस से ये जो उसी प्रोसेस से गुजरना है ना, ये एक बड़ा खौफनाक सा अमल है। लोग बार बार उसी पैंडे की तरफ जब आ जाते हैं ना, बड़े लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि ठोकर खाने के बावजूद भी लड़ नहीं किया, फिर वही ठोकर खा रहे हैं, ठोकर खाने के बावजूद फिर लड़ नहीं किया, फिर वही ठोकर खा रहे हैं। जेल एक बार बंदा चल जाए उसके लिए दोबारा जेल जाना बड़ा आसान हो जाता है, रुझान पाया जाता है। पता मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जेल जाऊंगा ना। जो बंदा अपनी ठोकर से गोल नहीं होता ना, खतरनाक वो है। गोल होने वाला तो टूर पड़ता है ना, गोल चीज तो फ्लो में चली जाएगी। जो गोल नहीं हुआ ना और ठोकरें खाई जा रहा है, बड़े खतरे में। रुका भी हुआ है, रोंदा भी जा रहा है, पहुंच भी कहीं नहीं रहा, खतरे में वो है। जो टूर पड़ा है ना वो बड़ा खुशकिस्मत है। वो तो कहाँ चला है, पहाड़ों से चला है और दरियाओं में आ जाएगा, पत्थर नहीं मिलते। गोल होते होते आखिरकार कमाल शाहकार बन गया। ऐसे लगता है जैसे किसी ने बाकायदा तराशा है, पता लगा नहीं ठोकरें इतनी पड़ी हैं, इतना उसको रगड़ा लगा, आखिरकार शानदार एक उसकी शक्ल बन गई, रंग उसके नुमाया हो गए, वो हक लाल है। लेकिन एक है रुक ही गया, ज़ाया हो गया। जिस सफ़र से कोई कमाई की है ना, उस सफ़र को सलाम ज़रूर करना है। उस्ताद कहता है उस गुनाह का शुक्रिया अदा करना है जिस गुनाह ने तौबा करा दी। वो क्या गुनाह यार, ओहो हो, जिसने आपको तौबा करने पे मजबूर कर दिए, कमाल है ना। और एक ऐसा बंदा या ऐसा सफ़र जिसके बाद पता लग गया कि यार ज़िंदगी में डील मैंने कभी नहीं करी, कमाल बंदा यार वो। उसने तुम्हें एक दफ़ा बता दिया कि यार कभी भी अपने पैसे साइड वाली जेब में नहीं रखने, बड़े पैसे बच जाएंगे आपके। वो आम बंदा नहीं है, लेकिन अगर वो सिखा के नहीं गया फिर वही होता जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, ये भी एक फिर मैच्योरिटी पे एहसास बता रहा हूँ। एक लेवल है लाइफ में जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने ज़्यादती की होती है उनके लिए भी दुआ हो जाते हैं, कहते हैं यार मालिक ये ना होते तो मैं आज जाना होता,
ये ना होते तो मेरे पास ऐसा दर्द ना हो। बाज़ औक़ात इंसान को किसी ने दर्द ऐसा दिया होता है, वो बंदा चला जाता है, दर्द संभाला जाता है, और दर्द फ्रिज में ऐसी जगह पड़ा होता है, जब दिल करता है ना, या कई दफ़ा निकल के वो आप ओवन में गर्म करके ताज़ा ताज़ा तैयार हो जाता है। पुरान होते यार ये मेरा दिल जो रो रहा है ना आज, ये दर्द वहाँ का है लेकिन काम कई जगह आ रहा है, एन दुआ के टाइम काम आ गया, है कि नहीं। टूटा बंदा बड़ी जल्दी उसकी दुआ सुनी जाती है, टूटा कितों होता है काम किसी जगह, है कि नहीं है। वो आजिज़ी अपनी बयान करता, कहते यार देख मेरा बचा कख नहीं था, मैं तब भी दे रही था, आज मैं इधर हूँ, मैं तब भी दे रही हूँ। यही वजह है वो हाथ उठाता है, मालिक कहता है यार आजिज़ी वाला बंदा आजिज़ है, ठीक है कि नहीं। इसलिए वो उसका भी शुक्रिया, जिसने ज़्यादती की, जिसने बड़ा मज़ा चखा, उसका भी शुक्रिया, ठीक है कि नहीं। जो ऐन गलती के वक्त आज का सबसे बड़ा दुनिया पूरे शऊर के साथ कि यार ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, और पूरे शऊर के साथ तुम उसे दिल से माफ़ करते हो, ये वलायत की निशानी। आप बड़े बंदे, छोटे बंदे नहीं हो, फिर आप आम इंसान नहीं हो। ये आपको पता है ये शऊरी गलती है और आप शऊरी माफ़ी दे देते हो ना, अगर आप कहते हो यार क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, मेरी क्या मजाल, जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ उसने किसको माफ़ किया, कैसी माफ़ियाँ दी हैं, तो मेरी कम अज़ कम मेरी उस ज़ात से मोहब्बत का तकाजा ये है, माफ़ कर दो। यहाँ आप कहते हो यार पता नहीं कहाँ मुझे भी माफ़ी चाहिए, शायद आज मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ मेरा मालिक माफ़ कर देगा, ठीक है। कोई हिसाब अपने साथ नहीं करवाना चाहता, इसलिए दूसरों के साथ हिसाब भी ना करें, ठीक है कि नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो पैंडा जिसके पास सबक आ गया ज़बरदस्त, लेकिन रिपीट ना करें। अगली ज़िंदगी पिछली ज़िंदगी से बेहतर होनी चाहिए, अगली ज़िंदगी क्लैरिटी से होनी चाहिए, अगली ज़िंदगी ज़ौक़े सफ़र के साथ होनी चाहिए, अगली ज़िंदगी बेज़रर होनी चाहिए, और अगली ज़िंदगी फ़ायदेमंद होनी चाहिए दूसरों के लिए। अगर अगली ज़िंदगी भी पिछली ज़िंदगी जैसी है ना, यानी वही कोताहियाँ वही गलतियाँ, फिर थोड़ा ईमान रह गया, मोमिन जो उनसे दोबारा नहीं डसा जाएगा। आखिरी सवाल, सबसे आसान, इस सवाल को ले लीजिए। पहले सवाल ये है कि सबसे बेहतर को ऐसी टिप बता दी जाए, नुस्खा बता दिया जाए जिससे ज़िंदगी का मकसद जल्दी तलाश हो जाए। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि इसका सबसे आसान अगर नुस्खा है वो खलूस नीयत है। मसलन बंदा हर चीज़ में कुमन केरी डाल लेता है, कम अज़ कम, ये जुमला फिर अहम जुमला है, एक ख्वाहिश ऐसी हो जिसमें बंदा सच्चा हो। बंदा कहता है मालिक मेरी ये दुआ खालिस दुआ है, मेरा इसमें और कोई लालच नहीं है कि ये मैं बड़ों को मिला हूँ, मुझे मेरे आप अपने आप से मिलवा, मेरी अपने से राब्ता मेरा नहीं हुआ, मैं अपने मन में नहीं डूबा। और उससे भी अगला टिप ये है कि इसके लिए आप दुआ भी करें, बाकायदा आप सजदे में सर भी रखें, इसके लिए आप आजिज़ी पेश करें, इसके लिए अपनी तन्हाई और रब के साथ कनेक्टिविटी जोड़ें, मालिक मेहरबानी कर। तीसरा नुस्खा है एक और भी टिप, वो है गौर फिक्र, और ये आदत डालनी चाहिए। ये बड़ा काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। 756 बार कुरान पाक में हुक्म, बड़ा कम ये बताया जाता है। तुम मेरी निशानियों को नहीं देखते, तुम मेरी उन आयात को नहीं देखते, पूरी कायनात बोल रही है, एक एक चरिंद परिंद बोल रहा है, एक दरिया की रवानी बोल रही है, फूल की कली बोल रही है, एक चटखना बोल रहा है कली का, और एक पत्थर का टुकड़ा जो बहता पानी में आ रहा है बोल रहा है, और इतने पहाड़ जो आसमान को छू रहे हैं बोल रहे हैं, और कहाँ बादल उठता है कहाँ बरसता है बोल रहा है, और कैसे मैंने जंगल आबाद कर दी बोल रहे हैं, कैसे हुस्न मैंने बखेर दिया बोल रहा है, कैसे मैंने आसमान को बुलंद कर दिया बोल रहा है। जब आप गौर खोज करते हैं ना, याद रखिएगा, गौर खोज के बाद अपनी तलाश के बाद भी इंसान पे मखलूक की खिदमत वाजिब हो जाती है। गारे हिरा के बाद फिर मदीने और मक्का की गलियां होती हैं। ये बनता यही है कि जिसने अपना आप ढूंढ लिया ना, जिससे कनेक्टिविटी मिल गई है, उसका बड़ा साइन ये है कि उसकी ज़ुबान और उसके हाथ से फ़ायदा होगा। ये पक्का फार्मूला बता रहा हूँ, जिससे फ़ायदा जुड़ा ना उसका उससे राब्ता है। ये नहीं हो सकता, बंदा बेफैज़ा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में कुलिया बना ले, सब कुछ बन जाए, बेफैज़ा इंसान ना बने। बेफैज़ा क्या होता है? फ़ायदा कोई नहीं है कि नहीं है जी। वो दरख्त भी बेफ़ायदा हो जाए ना, बेफैज़ा हो जाए, बल्कि उसको भी काट के चूल्हे में डाल दिया जाता है। मझ भी खांगड़ हो जाए ना, गाय खांगड़ हो जाए, खांगड़ कहते हैं दूध ना दे, कसाई के वाले कर दी जाती है। हमारी ज़िंदगी बेफैज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी सूदमंद होनी चाहिए, बेगर्ज होनी चाहिए, इससे जुड़े लोगों की ज़िंदगी में आसानी होनी चाहिए। तो आप ये 3 काम कर दें। अच्छा, एक
चौथा नुस्खा भी है, आखिरी नुस्खा, इस पर मैं शायद इसको आखिरी कह दूँ। अपनी ज़िंदगी में एक काम 100% इसलिए करें कि मालिक ये मैं इसलिए बेलोस होकर कर रहा हूँ, मुझे तेरे से सिर्फ ये जवाब चाहिए, मेरा मकसद क्या है। एक काम, वो रोटी खिलाना ही हो, रास्ता बताना ही हो, किसी गरीब की मदद ही हो, बिलखसूस ऐसे की मदद जिससे शुक्रिया भी नहीं मिल सकता। सबसे इंपॉर्टेंट, हम ऐसों की मदद करते हैं जहाँ से पता लगे कि पैसे जेब में बाबे के डाले हैं तो बाबा जी हूँ शुक्रिया भी, दुआ भी दो ना, ठीक है कि नहीं। हम ऐसे की मदद कि मेरे मालिक ये मैं जो कर रहा हूँ ना इसलिए कर रहा हूँ तो मेहरबानी फरमा, मेरा पैंडा खोटा होने से बचा दे। आप ये करके देखें, मालिक करम करेगा इंशाल्लाह। ये जवाब मेरा ख्याल है ये ऐसा सवाल है जिस पे मालिक में ना नहीं, मालिक के दरबार में ना नहीं। अगर आप शायरी में ऐसा किया जा सकता है, हकीकत में तो बात कहना बड़ा बुरा है, लेकिन जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई बेल्टन की, ऐसा शायरी में अगर तसव्वुर में तखय्युल में कहीं सोचे ना कि मालिक के दरबार में बेशुमार चिट्ठियाँ आ रही हैं और खोल खोल के पढ़ी आ रही हैं, सुनाई जा रही, मालिक ये तेरे बंदे ने कहा, उसमें से जब ये चिट्ठी आती है तो मैं समझता हूँ बड़ी कमाल की चिट्ठी है। किसी बंदे की चिट्ठी आ गई, मालिक मुझे भेजा तूने क्यों, मेरे पैदाइश का मकसद क्या है, मेरा जवाज़े हस्ती क्या है, ये एक आला चिट्ठी है, ये बड़ी ज़बरदस्त चिट्ठी है। तो मेरा ख्याल है आपकी चिट्ठी जानी चाहिए, इसका जवाब आना ही नहीं आना। ये वाहिद चिट्ठी है जो ठक जाती है, ठक आती है। अच्छा, बाज़ औक़ात लगता नहीं है ठक आई है, ये अहम बात, ख़त्म करने लगा हूँ बात। लगता नहीं है ठक आई है, लेकिन कहीं आगे जाके पीछे मुड़ के देखते हैं तो याद आता है कि सफ़र वहीं से शुरू है जिस रात मैंने दुआ मांगी थी। समझ आती है कि यार वो इश्क पे फरियाद लाजिम थी, सो वो हो भी चुकी। अब ज़रा अब वो तासीर का वक्त आ गया। उस टाइम नहीं पता लगा कि मैंने मांग क्या लिया, मांगने के बाद कहीं बाद में जाके पता लगा कि ऑपरेशन उसी दिन स्टार्ट हो गया था। ये जोनसा ना पूरा ऑपरेशन मालिक ने शुरू कर दिया, बंदे भेजने शुरू कर दिए, ज़राए पैदा कर दिए। चाहते ना चाहते ये एहसास बढ़ गया मेरे साथ कोई और भी है, कोई ऐसी ज़ात है जो खड़ी है, जो हर जगह पे आके मुझे बचा लेती है, जो मेरे दिल में डाल देती है, जो गुनाह को बेलज़्ज़त कर देती है। बड़ा अहम बात कि गुनाह को बेलज़्ज़त कर देती है, जो नेकी को बामज़ा कर देती है, फिर एक नेकी से भी लागर्ज कर देती है, यार तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, वो जन्नत तेरी है, जन्नत भी तुझे पता किसको मिलनी है, मैं तू राज़ी है तो मैं राज़ी हूँ, ये कैफियत पे बंदा चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये रिक्वेस्ट और ये दरख्वास्त दूर नहीं तो आज ही होनी चाहिए, ये आज ही होनी चाहिए। ये आज के सेशन के कम से कम एक चीज़ पिक करके हम जाएं कि आज हमारे रात के किसलिए पिछले पहर में जिसका कोई गवाह ना हो, हम और हम रब की ज़ात हो और हमारी तन्हाई हो, कम से कम ये अर्ज़ी हमें पेश कर देनी चाहिए कि मालिक हमें पता नहीं है, लेकिन सुना है तेरे दरवाजे पे आने वाले को कोई खाली तू नहीं लुटाता, तो मेहरबानी कर, आज तू अगर देख तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार तेरे दरबार में आ गया, लेकिन उस गुनाहगार का सबसे बड़ा ईमान या कुल असासा ये है कि कायनात का सबसे बड़ा रहम करने वाला तू है। तो मेरा ईमान है जी, अगर आपका ये बिलीव है कि कायनात का सबसे बड़ा रहम करने वाली ज़ात जो उनसी उसके दरवाजे तक आप पहुँच गए और रहम होगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।